अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के हवाले से। फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर कोई जो सियासत इस वक्त चल रही है, पावर प्ले हो रहा है, उस पर बात करेंगे। कोरोना पे भी कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, शुरू करते हैं कानून की बालादस्ती से। कल आप लोगों ने देखा होगा, कल शाम को यकदम एकदम से लगा कि जी खबरें आने लगी चैनल्स पे कि ये सड़क बंद, वो बंद, ये ट्रैफिक जैम, वो जैम। आहिस्ता आहिस्ता पता चला, सब चैनल्स ये खबर दे रहे हैं, 24 भी, कि जी पाकिस्तान के बहुत से मुतअद्दिद शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। लोग जो लाहौर की तरफ रवाना थे वो आधे रास्ते से वापस आए, इस्लामाबाद आए। उन्होंने कहा जी वहाँ जाके घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ा और हम सड़कें ब्लॉक थी। इसी तरह कराची में इलाकों में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। तो मुतअद्दिद इलाकों में ऐसी बात हुई। एज वी स्पीक ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और अभी आप सुन रहे थे फिरदौस आशिक कवान साहबा ने कहा कि जी हम वील डील विद दिस विद एन आयरन हैंड। उससे पहले भी हमने ये भी सुना कि रिजवी, क्या नाम है इनका, जो मिनिस्टर फॉर शिपिंग है, वो भी कह रहे थे, अली जैदी साहब के, जी प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने जाके ब्रीफिंग दे दी। फिर हमने देखा आर्मी चीफ और DGISI गए, प्राइम मिनिस्टर को दिखाया कि वो उनको मिल रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ये कि इस वक्त पुलिस और रेंजर्स मिल के कोशिशें करिए कि पाकिस्तान की सड़कें खोली जाएं, कोई आके इसको ब्लॉक ना करे, जो कि ब्लॉक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जी एक पहले हमने जब डिमांड की थी कि फ्रेंच एम्बेसडर है उनको यहाँ से निकाला जाए और जो वहाँ से ट्रेड है उनके साथ ख़त्म किए जाए। हमने नवंबर में कहा, हुकूमत ने हमसे टाइम मांगा, उन्होंने कहा जी हमें फरवरी तक दें। फिर उन्होंने कहा फरवरी में कि हम इसको पार्लियामान में लेके जाएंगे। फिर हुकूमत ने मार्च का टाइम दिया और ये हमें पता चला कि कुछ दिन पहले जो इदारे बात कर रहे थे इनसे, उन्होंने इनसे बात की और कहा जी हमें थोड़ा टाइम और चाहिए, ये पार्लियामान में हुकूमत लेके जाएगी लेकिन हमें और टाइम चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बंद करना, बाहर धरने करना, ये ब्लॉक कर देना ट्रैफिक, वो ब्लॉक, ये बात होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और चाहे इमरान खान साहब की पार्टी ने ब्लॉक कर दिया था इलाका, वो तो पूरे पाकिस्तान को नहीं, वो तो उधर बैठे थे रेड जोन में, वो भी उधर भी आना जाना लोगों का मुश्किल था। आज जहां हम खड़े हैं, अब हुकूमत ने ये तय किया कि अब हमने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना देना, हमें यहाँ ख़त्म करना है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एक तरीक़ेकार से होती है। और बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी जान भी कुर्बान हो, उनकी जहाँ इज़्ज़त की बात है, जहाँ उनकी बड़ाई की बात है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। लेकिन किस तरीके से आपने चीज़ों को आगे लेके चलना है, वो बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखें, इस्लाम भी यही सिखाता है कि आप एक तरीक़ेकार से आगे चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि लोग निकले और कहें जी हम सब कुछ बंद कर देंगे। आखिर ये तो बताएं कि खुदा ना खास्ता कौन है पाकिस्तान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं। लेकिन अपने मुल्क में आपने जैसे करना है वो आप उस तरीके से चलेंगे, और बैनुल अक़वामी सतह पर एक और तरीके से चलने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ISI में भी रह चुके हैं, तो ये इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इस तरह के उन्होंने जमातों के साथ डील भी किया डायरेक्टली। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने कहा जी आप 20 को अगर आप नहीं करेंगे तो हम फिर ये पूरे मुल्क गिर, उन्होंने कहा हम एक लॉकडाउन कर देंगे, एक धरना दे देंगे और हर चीज़ को जैम कर देंगे। तो हुकूमत के पास क्या फिर चारा था? नसीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि ये जो कोई कर रही है उसका ये रवैया और ये तरीका गलत है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को भी इसमें कसूरवार ठहराऊंगा। पहली बात यह है कि जब ये एक ब्लास्फेमस अटरेंस हुई फ्रांस से और उस पर एक रिस्पांस पूरी दुनिया में आया, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उसको कंडेम किया, टर्किश प्रेसिडेंट ने तो उनके एम्बेसडर को भी अपने मुल्क से वापस भेज दिया। उस वक्त एक बात थी और यकीनन हमने भी देखा पूरे मुल्क में, जिस तरह आपने पहले अपने इंट्रो में कह दिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे और लोग खामोश रहें, ये तो हो नहीं सकता। वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी और तरीके से करें, बट दे शुड नॉट टारगेट आवर रिलीजन। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है। लेकिन
हुकूमत ने जब इनके साथ मुआहिदा किया था एक, मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत वक्त, और जो मैंने उसकी कॉपी देखी है, आई डोंट नो वो ऑथेंटिक है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑथेंटिक है, उस पर शेख रशीद साहब के भी दस्तखत हैं और मुख्तलिफ उलमा के भी दस्तखत हैं, और उसमें 2 प्रोविजंस थी। एक कहा गया था कि हम 20 तारीख को ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और फिर इसके ऊपर पार्लियामेंट डिस्कस करके एक डिसीजन लिया जाएगा, और जो 4th शेड्यूल में लोगों को डाला गया था उनके नाम उसमें से निकाले जाएंगे। अब जब आप एक तहरीरी मुआहिदा करते हैं और फिर उसके ऊपर आप 6 माह सो जाते हैं, उनको एंगेज नहीं करते, अगर आपकी कोई डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं तो उनसे उनको आगाह नहीं करते। पहली बात यह है, मुआहिदे में एंटर होने से पहले हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ मुआहिदे में एंटर हो रहे हैं और ये क्या जरूरी है, इज इट डुएबल और अवॉइडेबल। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो जैन साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, जैन साहब मैं आई जस्ट जी जैन साहब इजाजत अगर आप मुझे दें, तो आपने फरमाया कि 6 महीने सो जाएं। आपसे मैं एग्री करती हूं कि मुआहिदा जिस नौयत का हुआ वो होना चाहिए था या नहीं, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उसके बाद जैसे अभी कह रहे थे, फरमा रहे थे कि हमने 2 मरतबा, यानी कि उन्होंने जिक्र किया फरवरी का भी किया, अभी का भी किया, तो ये नहीं कि सो रहे थे। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने भी, आपको याद है, कहा था 2-1 महीने पहले कि हम नेगोशिएशन में, हमने ये फैसला किया, मुआहिदा हो गया कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहिदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे। तो लगता यह है कि नेगोशिएशन ऑन गोइंग थी, ये नहीं कि वो सो रहे थे। लगता है कि अब उन्होंने कहा जी नहीं, हम पालेवान छोड़ें, अब हम धरना करेंगे, क्योंकि लगता नहीं हुकूमत ने फिर से इनसे टाइम मांगा था, और अब मेरा ख्याल है हुकूमत ने कहा कि अब हमें नहीं मंजूर, अब हम आपकी बात, अगर आप धरना करेंगे तो फिर हम भी ये करेंगे जो हम कर रहे हैं। नसीम, मैं ये समझता हूं कि देखें, जब हुकूमत वक्त एक तहरीरी मुआहिदे में जाती है तो फिर उस मुआहिदे की पाबंदी तो आपको करनी होगी ना। ये मुआहिदा करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या हुकूमत वक्त को ये ज़ेब देता है कि किसी एक प्रेशर ग्रुप या किसी एक मजहबी ग्रुप के साथ एक तहरीरी मुआहिदे में एंटर हो और उसको इंटीरियर मिनिस्टर साइन करे, और फिर अगर हो गया था और फिर बाद में इनको अपनी डिप्लोमेटिक मजबूरियां याद आई, अपने वेस्टर्न जी, रिलीजियस मिनिस्टर ने भी किया हुआ है, कादरी साहब ने। तो अब बात ये है मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने भी जी किया तो जी, तो इसको हैंडल करने के लिए कितने लोग मौजूद हैं, जो रिलीजियस एडवाइजर्स भी हैं, रिलीजियस मिनिस्टर भी हैं, प्रोविंशियल और फेडरल भी, और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। अगर ये मामला 4-5 माह से चल रहा था तो पहली बात यह है कि इसको पार्लियामेंट में अगर ले जाने का वादा किया था तो उसमें हर्ज क्या है। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, और वो अपनी नाअहली की वजह से इंस्टीट्यूशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक बहुत बड़ी मजहबी ग्रुप के साथ एक क्लैश करवाने के लिए उन्होंने एक सिचुएशन पैदा कर दी है। क्यों इनकी नाअहली की सजा पूरी कौम भुगते, और क्यों अदारों को ये एक ऐसी डिस्प्यूटेड सिचुएशन में डालना चाहते हैं जो इनकी अपनी नाअहली की पैदावार है। मैं समझता हूं इन लोगों से बातचीत पहले होनी चाहिए थी। अब जब ये कानून हाथों में ले रहे हैं, अब जब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आप आज फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इनके अंदर इनकी इमदाद करने वाले लोग अपना अमल दखल डाल देंगे, वो इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, इनको और भी बहुत इमदाद मिल जाएगी, और फिर ये भी एक मिलिटेंट विंग बन जाएगा हुकूमत की नाअहली और पुअर पॉलिटिकल हैंडलिंग की वजह से। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन आज है, ये अभी भी डायलॉग से डिफ्यूज हो सकती है। जो कमिटमेंट किया है, इस इशू को उठाकर पार्लियामेंट में ले जाएं। इंटरनेशनली भी पार्लियामेंट का डिसीजन एक्सेप्टेबल है, मुल्क के अंदर भी एक्सेप्टेबल होगा, और ये जमात भी उसको एक्सेप्ट करने की पाबंद होगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपने क्या फैसला करना है। हाँ, इनके साथ जो वादा किया गया था कि इस इशू को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, इनका डिसीजन होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू देम। अगर ये उसको वायलेट करते हैं तो फिर अगर आयरन हैंड इसके पास है
तो फिर आयरन हैंड से डील करें, लेकिन इशू को खराब करके दी हुई तारीख से पहले गिरफ्तारी डाल के और फिर जब आपने सड़कें बंद करवा दी, अब उनके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं और अब ये इशू को पार्लियामेंट में ले जाने की बात भी करेंगे, तो ये इनएफिशिएंट पॉलिटिकल हैंडलिंग है ऑन द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये खामखा एक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है। इसमें तो सर एक मिनट अभी तो एज वी स्पीक इसको हैंडल आप जैसे जानते हैं कि अली जैदी साहब ने कह दिया है ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी इस पर ब्रीफिंग सिक्योरिटी एजेंसीज दे रही हैं हुकूमत को। तो बज़ाहिर अभी यानी कि कोई एक तो सबसे अजब बात यह कि कोई बात सामने हुकूमत की तरफ से नहीं आई कि जी मसला मामला क्या, बस यही कहा जा रहा है आयरन हैंड। सवाल यह है कि पिछले 24 घंटे से पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रैफिक जैम है, लेकिन कोई बताए तो कि पस मंजर ये है। लेकिन देखिए ना, ये जो इनकी बात आप फरमा रहे हैं कि इनको जमानत दी जाए, ये बात है कि इनके साथ तो गुफ्तगू हो रही थी कि पार्लियामान में ले जाने के लिए थोड़ा सा टाइम और दें। जनरल साहब, तो क्या ये बात इनको जचती थी कि जब उनसे कहा जा रहा है कि आप टाइम और दें, तो वो उन्होंने कहा जी टाइम और की बजाय चलें जी हम 20 तारीख को करेंगे, ये धरना करेंगे और कंट्री वाइड स्ट्राइक करेंगे। ये बात दुरुस्त है जनरल साहब? नसीम देखो, देखिए मेरी बात सुने, पहली तो ये जिसका जिक्र आप कर रही है कॉन्फ्रेंस का, मुझे इस फोटो ऑप से कोई खुशी नहीं हुई। मैं समझता हूं ये इसकी फोटो ऑप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अनफॉर्चुनेटली यस वो इन इश्यूज को खुद उछाल के टीवी की स्क्रीन पे ले आती है। और फिर मैं यही कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन को इनके अगेंस्ट पिच करके आप एक नई सिचुएशन खड़ी करना चाहते हैं। पहले आप अपने उस वादे की बात करें कि अगर तहरीरी मुआहदा किया था और 20 नवंबर को ये मुआहदा हुआ है, तो क्या 20 अप्रैल तक 6 महीने इस बात के लिए कम है कि एक मामले को उठा के पार्लियामेंट में ले जाया जाए और उस पर बात की जाए? अगर आपने नहीं करनी तो फिर उनको अप फ्रंट बताओ जी कि हम ये करना ही नहीं चाहते, और फिर आप इसको अगर हैंडल कर सकते हैं तो इस मेरा ख्याल है जैन साहब जो हमें पता चला है जी, जैन साहब जो हमें पता चला है, उन्होंने ये कहा कि जी इनको ये समझाया था कि फैटिव वगैरह पे नेगोशिएशन हो रही है। ये नहीं कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं कि ये एक मायदा साइन हुआ था नवंबर में, उसके बाद कट ऑफ कर दी थी कम्युनिकेशन हो रही थी, और आपको मालूम है गाहे बगाहे बात बाहर भी निकलती थी। और ये इनको समझाया था कि जी फैटिव वगैरह का मामला हम ले जाएंगे पार्लियामेंट में, गिव अस मोर टाइम। तो इसमें आप देखिए वो ओरिजिनल जो सिन जिसको आप कह रहे हैं ना, वो तो बात सही है कि क्या मायदा होना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए फैटिव तो आज की तो बात नहीं है। फैटिव तो उस दिन भी मौजूद था, और उसकी तमाम तर जो वो प्रेशर और जो कुछ था वो तो 20 नवंबर को भी मौजूद था। तो व्हाई डिड द गवर्नमेंट एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट? मैं अब भी कह रहा हूं कि इसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट तलाश करने के लिए इनको उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था जिनकी ये बात सुनते हैं, जिनमें मजहबी रहनुमा हैं, क्योंकि इसमें नामूसे रसालत पर कोई फिरका परस्ती मुल्क में नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, सब के सब लोग एक लाइन में सोचते हैं। लेकिन उसको पॉलिटिकल इशू ना बनने दें, उसको एक जो इशू बनाया गया था उसको समझ बूझ से हैंडल करते। और अगर ये चंद जो पुराने बड़े सियासतदान हैं उनको, इंटीरियर मिनिस्टर को और ताहिर अशरफी को और इन लोगों को एंगेज करके मजहबी रहनुमाओं को इनसे बातचीत करते, तो ये लोग ऐसी बात नहीं थी कि वो ना सुनते। हो सकता है अपनी मजबूरियां भी अगर उनके सामने रखते तो वो कोई बात सुन लेते। और सबसे बड़ा लीगल तरीका ये था कि जब एंटर कर दिया है मुआहदे में, बात यह है कि हमने इतने सालों से ये सिचुएशंस अपने सर पे लाके खड़ी कर देते हैं और फिर उसमें से क्राइसिस बना देते हैं। लेकिन आपका अपना ख्याल ये है कि इसको डिफ्यूज करना चाहिए। आप कह रहे हैं जमानत की बात होनी चाहिए, लेकिन जमानत से पहले फिर अभी भी डायलॉग के जरिए ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है। आई एम श्योर कि कोई ऐसी वायलेंस की तरफ बात नहीं जाएगी। अब भी ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है अगर पॉलिटिकल विजडम और मैच्योरिटी का हुकूमत मुजाहरा करे और अदारों को इनके ऊपर न चढ़ा दे और इनको अदारों के साथ डायरेक्ट क्लैश में न डाल दे। जिस इंसिडेंट का आपने पहले हवाला दिया, लेट्स नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन।
बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, बड़ा अहम मसला है। अब क्या कहें कि पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें हैं जो आगे हम लेके बढ़ते चले गए हैं। कहीं तो इसको रोकना है, रोकने का तरीका एक सेंसिबल तरीका होना चाहिए। ज़रूर रेट ऑफ द स्टेट हर सूरत पे, लेकिन इस तरह नहीं कि सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो जाए, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रेट ऑफ द स्टेट एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं वापस और फिर बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। जहांगीर तरीन साहब की इन्वेस्टिगेशन कुछ शुरू हुई और भी काफ़ी जो शुगर मिल ओनर्स हैं उनकी भी शुरू हुई और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ 3 FIR कटी। वो FIR क्या कटी, उनके साथ लोग खड़े होने शुरू हो गए, पीटीआई के अंदर के लोग, और उनको कहा जी हम इनका साथ देते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जहांगीर तरीन साहब ने खुद एक चार्जशीट हुकूमत के सामने लिया। उन्होंने कहा जी जो टीम है जो कर रही है इंक्वायरी वो गलत है किस्म की है, वो हमारी दुश्मन है, वो हुकूमत की दुश्मन है। और उन्होंने कहा कि जी मैं इस टीम को नहीं मानता, टीम बदलें लेकिन इंक्वायरी करें। उनके साथ साथ फिर हमने देखा कि आज पीटीआई के कुछ MNAs और MPAs मोस्टली, और उन्होंने ये किया जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल है प्रोविंशियल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा। उन्होंने ख़त में 3 चीज़ें लिखी। एक, उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब पार्टी के लिए एक एसेट हैं और बहुत बड़ा एसेट हैं और उनका नाम ख़राब किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी हम जो लोग हैं हम पार्टी के हक़ में बात करते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर हम आपके साथ खड़े हैं। और जो हम आपको ये तीसरा ये कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब एक बहुत गड़बड़ हो रही है, एक बड़ी साजिश है, आप हमें मिलने दें ताकि हम आपको समझाएं कि ये सब चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं ये गलत हैं और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो भी गलत है। तो इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने साइन किए। वन ऑफ देम इज़ प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर पंजाब, मोहम्मद अजमल चीमा साहब। चीमा साहब नाज़रीन हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये आगे इरादा क्या है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चीमा साहब, एक इंक्वायरी हो रही है और आप लोग तो खड़े हुए थे पीटीआई के साथ ये कह के कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो अब जहांगीर तरीन साहब क्योंकि आपको सबको बहुत पसंद है, आप उनके ग्रुप के हैं, तो आप खड़े हो गए कि जी अकाउंटेबिलिटी में रखना डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस बात पे बात करने का। तो जहां पे आपने अकाउंटेबिलिटी की बात किया, मैं तो ये समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तरीन साहब ने कोई ना कोई पार्टी के अंदर ना इस मुल्क में कोई ऐसी करप्शन की है कि जिसके सामने अकाउंटेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं या इस पे जाती है। सिर्फ बात तो खान साहब ने यही कही है, जहांगीर तरीन साहब ने, कि हम सब मिलकर जब बैठे थे उनके सामने हमने सवाल रखा कि आप हमें बताएं कि जो FIA वाले हमारे साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं या इंसाफ के मबनी ऊपर जो आप पर सवालात कर रहे हैं उसका जवाब दें। तो उन्होंने हमें बताया कि जो अब हमारे साथ जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्टी के अंदर से ही हमें डैमेज किया जा रहा है, ना कि कोई ऐसा यहाँ पे कोई फैसला हुआ है। मैं हर इंक्वायरी को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और जब उन्होंने ये लफ्ज कहा कि हम हर इंक्वायरी को फेस करने के लिए तैयार, तो हम सब उनके साथ अब खड़े हैं। इंशाल्लाह जब कोई भी किसी के साथ जुल्म होगा तो हमारा मिशन है कि हम पार्टी के अंदर हो चाहे बाहर हो, हम उसका साथ दें। क्योंकि यही बात तो हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बताई है कि इस मुल्क में हमने करप्शन नहीं होने देनी और नाइंसाफी नहीं होने देनी। तो बात नाइंसाफी की है तो खान साहब तरीन साहब ने तो ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि आए इंक्वायरी करें, लेकिन जो पैनल बन रहा है वो थोड़ा सा मेरिट पे आ जाए, वो जो सवालात करें हम उनका जवाब देने के लिए तैयार चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब ये बताइएगा कि
तरीन साहब फरमा रहे हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो उनकी जुबानी बात पर आपने ये तय कर लिया कि जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं बार बार, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी ये एविडेंस, ये वो जो बातें कह रहे हैं तमाम, जो उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है, आप कहते हैं उसमें कोई वजन नहीं है, और जहांगीर तरीन साहब आपको जुबानी उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो आपने कैसे उनकी बात मान ली? नहीं, हम ये जुबानी नहीं, इंशाल्लाह हमें वैसे तो हमने काफी अरसा हो चुका है हम उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। पार्टी के अंदर हमेशा जो भी बात उन्होंने की बड़ी मजबूत तरीके से बात की है, और जो भी उन्होंने कहा है वो हमेशा सच बोला है, और पार्टी के साथ जो लाइल है शायद वो किसी के साथ नहीं है। तो हमने सिर्फ, हमारा मकसद ये है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठें और जहांगीर तरीन साहब को भी बिठाएं और हम साथ बैठें। अगर कहीं पे इंक्वायरी में कोई ऐसी बात हो तो हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंक्वायरी करवाएं। उनका हक बनता है, हर मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उनका हक बनता है कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है कि इस मुल्क में बेहतरी लेकर आए। तो हम उनकी बेहतरी के फैसलों के साथ हैं, हम पार्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हमारी ना ही राय है। अच्छा चीमा साहब, ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नाअहल करार दिया था, तो यानी कि हर शख्स में आप देखिए मुख्तलिफ जाविये होते हैं, तो लेकिन आपको यकीन है उनकी बात पर कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ये समझाइए ज़रा कि आप लोग सुन रहे हैं आपको, कि किस बुनियाद पे आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब जो फरमाते हैं कि साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ोन कॉल इस्लामाबाद से आती है FIA के लोगों को कि इनको जेल के पीछे डालो, तो उन्होंने आपको भी इसी तरह जुबानी बताया या कोई आपने कोई देखा है, एविडेंस देखा है? नहीं, हमने सारा उनको स्टडी किया बैठकर, सारे डॉक्यूमेंट हमारे सामने उन्होंने रखे हैं और सारी बातें इंशाल्लाह हमने प्रूफ के साथ देखी हैं। तो ये हम समझते हैं कि अभी तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना जहांगीर तरीन को हम सब बैठें ताकि अपने घर की बात को पहले क्लियर करें, उसके बाद दारों को इंशाल्लाह हम फ्री पहले भी कर चुके हैं, इंदा भी फ्री करेंगे। और ये हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे साथ ज्यादती करे तो हम खामोश बैठे। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको कोई जवाब आया है? इंशाल्लाह हमने जो हमारी तमाम दोस्त कैबिनेट थी हमारी, जो यहाँ पे जितने मेंबर थे जहांगीर तरीन के साथ, हमने सब ने अपनी राय खान साहब को भेज दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम समझते हैं कि उनका हक बनता है, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह भी हैं, मुल्क के भी सरबराह हैं, तो उनका हक बनता है कि एक दफा हमें सुने। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनके सामने बैठेंगे और उनका जो उनके सामने हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह उनके सारे सवालों का जवाब देंगे। और तरीन साहब ने सिर्फ एक ही जो पूरे पैनल में बात की है, मुझे किसी बात पे कोई इतराज नहीं है, मैं इंशाल्लाह डट के मुकाबला करूंगा, और हम समझते हैं कि तरीन साहब इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे और हमें शर्मिंदा भी नहीं होने। तो तरीन साहब का डिमांड क्या है? चीमा साहब, तरीन साहब की डिमांड क्या? आप भी कह रहे हैं इंक्वायरी करें, वो भी कह रहे हैं इंक्वायरी करें, खान साहब कह रहे हैं कोर्ट इंक्वायरी करेगा, तो आप लोग खान साहब के पास जाके क्या कहना चाहते हैं? इंक्वायरी अगर आप कह रहे हैं करें तो मसला क्या फिर? पहले तो हम चाहेंगे कि इमरान खान साहब के और जो तरीन साहब के आपस में कुछ लोगों ने दरारें डाली हैं उनको खत्म करें। जब ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा तो फिर इंक्वायरी मेरिट पे जब होगी तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह तरीन साहब हम सब के सामने सुर्खरू होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने भी सुर्खरू होंगे। अच्छा, तो अच्छा समझने दें मुझे जरा, नाज़रीन को मैं चाहती हूँ वो समझ लें। आप कह ये रहे हैं कि आपकी कोशिश है कि तरीन साहब की और इमरान खान साहब की दोस्ती हो जाए, यानी कि मुलाकात हो जाए, ये आपकी कोशिश है। अचीव क्या करना चाह रहे हैं? दोस्ती तो इंशाल्लाह उनकी है, ये जो चाहे लोग कर लें वो रहेगी। कुछ ये हमेशा साजिशें होती हैं, हर जगह पे होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो लोग जो साजिश करना चाह रहे हैं, पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं, वो नाकाम होंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। कौन है? अच्छा चीमा साहब जरा बता दें, बहुत अहम होगा, बता दें कौन लोग हैं जो कमजोर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कौन है PM के पास लोग जो कमजोर करना चाह रहे हैं? कोई नाम बताएं जी, आपका क्या ख्याल है कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में आप भी बहुत खूब जानती हैं, मैं भी जानता हूँ
तो इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। सबसे हमें अहम बात है कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बैठें और उसके बाद हमें क्या जरूरत है, जो जो चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद सारी सबूत हो जाएंगी और खुद खान साहब को पता चल जाएगा कि अच्छा, इसके पीछे आखिरी कौन सवाल क्या। चीमा साहब, आखिरी सवाल। अच्छा चीमा साहब, आखिरी सवाल कि प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी टीम जो बिठाई है वो उनकी बहुत ट्रस्टेड इंक्वायरी टीम है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं जी इंक्वायरी टीम यही होगी, इंक्वायरी होगी, कोर्ट में जाएं, अपने को डिफेंड करें, और आप लोग उनसे कह दें कि जी ठीक है मैं कुछ तब्दील नहीं करूंगा इंक्वायरी टीम में, और अगर आपको ऐसा मौका हो कि आप फिर तय करें कि आप तरीन साहब के साथ खड़े हों या आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हों, फिर आप क्या करेंगे? ये जारी बात है, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, मैं जवाब देता हूँ। इंशाल्लाह हम तरीन साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बाकी बात रही पाकिस्तान की, इंशाल्लाह वो हमेशा सच के साथ होते हैं और जब इंशाल्लाह तरीन साहब साबित हो जाएंगे तो बेगुनाह हैं और बेकसूर हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। वो तो कोर्ट तय करेगा। बड़ी मेहरबानी चीमा साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ी सी बात करते चलें पाकिस्तान की सियासत पर। आज हमने देखा पीडीएम ने अपनी एक बहुत अहम मीटिंग की और सरबराह थे उस मीटिंग में, मौलाना फजल रहमान थे, पीएमएलएन के सीनियर लीडर थे, लेकिन कोई बात बनी नहीं, यानी कि शिकायत दर शिकायत है। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी क्लियरली कहा कि बहुत वो नाला थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि जी जो बंदा चुना वो गलत चुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से हमें आपने शो कॉज नोटिस भेज दिया, ये तो होता नहीं है किसी अलायंस में, आप माफ़ी मांगें। और उन्होंने अपने तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनसे कहा कि आप अपना छोड़ दें ओहदे पीडीएम में। और ये भी उन्होंने फाइनली कहा कि पीडीएम आप नहीं है, पीडीएम तो हमने पीडीएम बनाई है, तो आपकी पार्टी का नाम जो भी हो और आपने इस्तीफ़े देने तो दें। और ये भी कह दिया दो टोक अल्फाज में, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। और आज जवाबी कार्रवाई ये हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं हूँ 70 साल का, वो 35 साल के बच्चों की तरह उन्होंने बातें की हैं, ये मैच्योरिटी नहीं है। बच्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये मैच्योरिटी नहीं है और उनको समझना चाहिए, अपने जो है रवैया उस पर नज़रसानी करें। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बड़ी ये भी बात की, बहुत नाराज़ थे इस बात पे कि मेरी वालदा के जो कातिल जो हैं और जिस साइड को प्रोसिक्यूशन को जो कर रहे हैं डिफेंड लॉयर, उनको बना दिया सेनेटर और हमारी बात नहीं सुनी और किस तरीके से बेहिसी का मुजाहरा किया। तो लुबे लुबाब ये है कि पीडीएम तो असेंशली ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर हम अपने तज्जियों में उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करें और बात है, लेकिन पीडीएम अब है कुछ नहीं। अब देखिए क्या बनता है। हमारे प्रोग्राम में पीएमएलएन के जो लीडर हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने कहा था अब देखेंगे शायद कुछ और अलायंस वगैरह की बात करें, बट एज़ वी स्पीक वह अलायंस भी ख़त्म है और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन यकीनन कहेंगे गाहे बगाहे कि जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं दोनों, लेकिन लगता है कि अपोजिशन की आपस में अपोजिशन है। तो ये रही सियासत। और रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड का जिस तरह हम कल कह रहे थे मसला बिगड़ता जा रहा है, आप पर इसका बहुत इन्हिसार है कि आप किस तरह ज़िम्मेदारी से अपना ख्याल रखें, औरों का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें। और अल्लाह भी कहता है कि जो ज़िंदगी है मेरी इमानत है तुम्हारे पास, तो यानी कि अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, सोचें समझें, अपने तरीके से बढ़ें। जो रमज़ान में इबादत करें, अल्लाह आपको बहुत तौफीक दे, लेकिन ज़िम्मेदारी से इबादत करें। मस्जिदों में जाना अवॉइड करें, अगर जाएं तो तरावियाँ पढ़ें, तो आउटडोर पढ़ें। बहुत बहुत ख्याल रखें और अल्लाह आप लोगों का निगहबान हो। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।